चलो बच्चों, आज जो चैप्टर ले रहे हैं हम लोग फास्ट ट्रैक में, दैट इज कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। अगर आप अपना आईसीआई मटेरियल देखेंगे तो आईसीआई मटेरियल में सेकेंड मॉड्यूल में ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 बोल के, जिसका नाम है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। इधर है नोट्स, ले लो। इस चैप्टर के अंदर 2 अमेंडमेंट आए हैं जो आपके लिए भी एप्लीकेबल होंगे, मई अटेम्प्ट और सितंबर अटेम्प्ट। क्या चेंज है? आपको पहले एफसी 4 पढ़ना होता था, इन्होंने एक और एफसी ऐड किया है, एफसी 5। एफसी 1 अगर आपको याद हो तो सेक्शन 380 में जिस दिन आपने प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में लगाया था, वहां से 30 डेज के अंदर आरओसी न्यू दिल्ली को सबमिट करना था। अब वो आरओसी न्यू दिल्ली को ना सबमिट करके सीआरसी गुरुग्राम को सबमिट करना है। और एफसी 5 में नॉमिनेशन होगा आईडीआर होल्डर का, आरओसी को नॉमिनेशन देगा कि अभी तो मैंने आईडीआर होल्ड किया है। आईडीआर क्या है? इंडियन डिपोजिटरी रिसीट। अभी तो मैं होल्डर हूं आईडीआर का, लेकिन मेरे बाद कौन? मेरे बाद कौन? उसी को बोलते हैं नॉमिनी या लीगल हेयर अपना, या लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो नॉमिनेशन देता है एफसी 5 में, और एफसी 1 सीआरसी गुरुग्राम को सबमिट कर रहा है जिस दिन आपने प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में लगाया है उसके 30 डेज के अंदर। सीआरसी है सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन सेंटर गुरुग्राम, जिसको कि अभी आप स्पाइस, जब आप कंपनी बना रहे होते हैं तो आप स्पाइस प्लस आईएनसी 32 सबमिट करते हैं सीआरसी गुरुग्राम को, उसी को एफसी 1 सबमिट करना है। तो चूंकि ये अमेंडमेंट लाए हैं वो, तो आपके एग्जामिनेशन में ये एफसी 1 क्वेश्चन में दिख सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, कि एफसी 1 कहां सबमिट करना है। तो आंसर इज सीआरसी गुरुग्राम। ऑप्शन में रजिस्ट्रार न्यू दिल्ली भी दिया होगा, ऑप्शन में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी न्यू दिल्ली भी दिया होगा, सीआरसी गुरुग्राम भी होगा, तो आपको टिक लगाना होगा सीआरसी गुरुग्राम। ये एक चेंज है। बाकी तो सारे वही फॉर्म है। अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको एफसी याद होना जरूरी है। ये 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इनमें कोई भी आपसे एफसी पूछ सकते हैं। वो एफसी क्या है? फॉरेन कंपनी का ई फॉर्म है। जैसे आप अभी तक जो चैप्टर्स पढ़े हैं, अभी तक आपने डिविडेंड पढ़ा, उसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म नहीं होता। डिपॉजिट में जितने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होते हैं वो डीपीटी होते हैं। डीपीटी 1 डीपीटी सर्कुलर था जो आपने मेंबर को इशू किया था। डीपीटी 2 में डिपॉजिट ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट हुआ था 7 दिन पहले डीपीटी 1 इशू करने से, और डीपीटी 3 में आपने रिटर्न सबमिट किया था। तो उसके अलावा आप एक चैप्टर पढ़े थे चार्जेज, उसमें 10 सीएचजी थे, अगर आपको याद हो तो, कि जब कंपनी रजिस्ट्रेशन कराने जा रही थी तो सीएचजी 1 या सीएचजी 9 सबमिट कर रही थी रजिस्ट्रार को जिस दिन चार्ज क्रिएट हुआ था। अगर चार्ज क्रिएट हुआ था 2 नवंबर 18 ऑनवर्ड, तो जिस दिन चार्ज क्रिएट हुआ वहां से 30 दिन के अंदर सीएचजी 1 या 9 हमें सबमिट करना होता था रजिस्ट्रार को। अगर उन्होंने सबमिट नहीं किया तो कंपनी जा रही थी रजिस्ट्रेशन में सेम प्रोसेस में, और अगर आप जब चार्ज होल्डर जा रहा था, आरओसी सेटिस्फाई होता है तो वो सर्टिफिकेट इशू करता है क्रिएशन के लिए सीएचजी 2 में। मॉडिफिकेशन के लिए हम लोग गए थे और उन्होंने हमें मॉडिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट इशू किया था वो था सीएचजी 3। जब हमने चार्ज सेटिस्फाई कर दिया था, फुल पेमेंट कर दिया था, तो सीएचजी 4 में हम गए थे, उन्होंने हमें सर्टिफिकेट सीएचजी 5 में दिया था। सीएचजी 6 में मैनेजर या रिसीवर का अपॉइंटमेंट हुआ था। सीएचजी 7 में रजिस्टर मेंटेन कर रहा था, चार्जेस का कंपनी के द्वारा हो रहा था। सीएचजी 8 में आप गए थे कॉन्डोनेशन ऑफ डिले के लिए माफीनामा लेके सीजी के पास सेक्शन 87 में। सीएचजी 9 तो डिवेंचर का था, और सीएचजी 10 में आप रीजन ऑफ डिले बताते थे सेटिस्फैक्शन में अगर डिले हुआ था तो ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म आपने चार्जेस में पढ़ा था सीएचजी, डिपॉजिट में पढ़ा डीपीटी। यहाँ पे जो आपको पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इस चैप्टर में वो है एफसी, फॉरेन कंपनी के लिए एफसी। तो 5 एफसी आपको टोटल पढ़ने हैं, एफसी 1 2 3 4 5। जिस दिन फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 42 में उन्होंने दिया था आपको, तो उन्होंने आपको बताया कि फॉरेन कंपनी होती क्या है। तो उसने कहा कि फॉरेन कंपनी मीन्स कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट, कंपनी
or body corporate incorporated outside India which has a place of business in India. और आपने जो इंडिया में बिजनेस प्लेस लगाया वो आप खुद से बिजनेस कर सकते हैं, एजेंट के थ्रू बिजनेस कर सकते हैं, फिजिकली कर सकते हैं या इलेक्ट्रॉनिक मोड में या एनी अदर मैनर में भी आप बिजनेस कर सकते हैं। तो ये 5 फॉर्म पहले तो आप याद कीजिए, FC 1 2 3 4 5। FC 1 जिस दिन आप प्लेस ऑफ बिजनेस लगाएंगे 30 डेज के अंदर CRC गुरुग्राम को देना है, बाकी सारे जो है FC ROC न्यू दिल्ली को सबमिट होंगे। FC 2 था चेंजेस, जो आप डॉक्यूमेंट सेक्शन 380 में सबमिट करेंगे, उसमें अगर किसी तरीके का कोई चेंज हुआ तो FC 2 आपको चेंजेस के 30 डेज के अंदर सबमिट करना था। लेकिन अगर आप प्लेस ऑफ बिजनेस बंद करते हैं, अपना प्लेस ऑफ बिजनेस बंद करते हैं, तो इमीडिएटली आपको FC 2 सबमिट करना था, वहां 30 डेज का इंतजार नहीं करना था। FC 3 में एनुअल अकाउंट सबमिट करते हैं फाइनेंशियल ईयर एंड से 6 मंथ्स के अंदर, फाइनेंशियल ईयर एंड से 6 मंथ्स के अंदर। जबकि हम अकाउंट चैप्टर में जब 137 देखते हैं तो वहां हम अपना AOC जो है जब जमा करते हैं AOC 4 तो AGM के 30 दिन के अंदर, और यहाँ फाइनेंशियल ईयर एंड से 6 मंथ के अंदर एनुअल अकाउंट जमा करते हैं। उसके बाद एनुअल रिटर्न की बात करें तो हम अगर आप कंपनीज एक्ट देखिएगा तो MGT 7 में आपने एनुअल रिटर्न सबमिट किया था, और जो छोटी कंपनियां तो OPC स्मॉल उनको MGT 7A सबमिट करना होता था जिस दिन AGM हुआ वहां से 60 दिन के अंदर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एनुअल रिटर्न का फॉर्म है FC 4 जो कि आपको विद इन 60 डेज, यहाँ पे भी है पर 60 डेज कहाँ से, फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। और FC 5 है नॉमिनेशन बाय IDR होल्डर, जो इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट का होल्डर होगा वो नॉमिनेशन देगा FC 5 में ROC को। तो ये पांचों फॉर्म इंपॉर्टेंट है, क्योंकि FC 1 में चेंजेस है इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर इंपॉर्टेंट इनमें से कोई भी FC आपसे पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में MCQ में। तो आप 2-3 मिनट का समय लें और पांचों FC एक बार याद करें। हो गया FC 1 2 3 4 5? बोलिए FC 1 किसको सबमिट करते हैं? CRC गुरुग्राम को। जिस दिन बिजनेस प्लेस लगाया उसके कितने दिन के अंदर? 30 डेज के अंदर। बाकी सारे जो ई फॉर्म्स है इस चैप्टर के वो किसको सबमिट करेंगे? ROC न्यू दिल्ली। FC 2 क्यों है, किस चीज के लिए FC 2 सबमिट करते हैं? ऑल्ट्रेशन। ऑल्ट्रेशन जो डॉक्यूमेंट में अगर ऑल्ट्रेशन हुआ तो जिस दिन हुआ वहां से 30 दिन के अंदर FC 2 आपको सबमिट कर रहा है। लेकिन अगर प्लेस ऑफ बिजनेस क्लोज किया तो इमीडिएटली FC 2 जाता है, उसके लिए 30 डेज का वेट नहीं करना होता है। अभी देखेंगे जब आप सेक्शन 380 होंगे तो वहां ये बात लिखी हुई है कि अगर प्लेस ऑफ बिजनेस क्लोज करते हैं तो FC 2 इमीडिएटली सबमिट किया जाता है। उसके बाद FC 3 बोलो क्या है? एनुअल अकाउंट्स है। कितने दिन के अंदर? कहां से? 6 मंथ। फाइनेंशियल ईयर एंड से 6 मंथ्स के अंदर आपको सबमिट करना है FC 3 एनुअल रिटर्न, सॉरी एनुअल अकाउंट। FC 4 बोलिए, फाइनेंशियल ईयर एंड से 60 डेज के अंदर एनुअल रिटर्न सबमिट करना है, और नॉमिनेशन आपको सबमिट करना है IDR होल्डर के द्वारा
FC5 में, और ये सारे जो फाइलिंग होगी वो ROC न्यू दिल्ली को होगी, FC1 को छोड़ के। FC1 होगा CRC गुरुग्राम को, बाकी सारा फाइलिंग जो है ROC न्यू दिल्ली को होगा। ठीक है मैटर, आगे बढ़िए। फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन है, अगर आपको याद हो फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन, तो सेक्शन 2 क्लॉज 42 में आपने डिफाइन किया था फॉरेन कंपनी को, कि फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट, कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। और बिजनेस फिर आप चाहे जैसे करें भाई, आप बिजनेस फिजिकली कीजिए, आके इलेक्ट्रॉनिकली कीजिए, खुद से कीजिए, एजेंट के थ्रू कीजिए, या एनी अदर मैनर में कीजिए, सबको हम बिजनेस मानेंगे। ये करने के बाद यहाँ पे एक सेक्शन 386 जो है आपका, उसको यहाँ पे हम लोगों ने कनेक्ट किया। क्यों कनेक्ट किया? क्योंकि वहां पे सेक्शन 386 में कुछ डेफिनेशन है, जैसे सर्टिफाइड मतलब क्या होता है, ट्रू कॉपी, डायरेक्टर मतलब जो मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होता है, प्लेस ऑफ बिजनेस। तो सेक्शन 386 बोल रहा है कि प्लेस ऑफ बिजनेस में शेयर ट्रांसफर या रजिस्ट्रेशन ऑफिस भी शामिल होता है। मान लो आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि एक कंपनी है जिसका इनकॉर्पोरेशन फ्रांस में हुआ है, लेकिन उसका शेयर ट्रांसफर ऑफिस मुंबई में है, तो क्या हम इसको फॉरेन कंपनी बोल रहे हैं? हाँ, अगर किसी कंपनी का शेयर ट्रांसफर या शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस भी केवल इंडिया में है, तो भी आप उसको प्लेस ऑफ बिजनेस कंसिडर करें। ये बात बोल रहा है सेक्शन 386। तो ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है कि प्लेस ऑफ बिजनेस में क्या इंक्लूड होता है, तो प्लेस ऑफ बिजनेस में शेयर ट्रांसफर या शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस भी शामिल होता है। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दे दे, तो आपको लगे कि पता नहीं शेयर ट्रांसफर ऑफिस है तो थोड़ी ही प्लेस होगा, बोल रहा है यस, प्लेस ऑफ बिजनेस ऑल्सो इंक्लूड शेयर ट्रांसफर या शेयर रजिस्ट्रेशन सेंटर। ठीक है, अब आ जाइए आगे। यहाँ पे एक बात इसने बोली है कि इलेक्ट्रॉनिक मोड में, अगर मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉनिक ऑफरिंग कर रहा है सिक्योरिटी का IFSC में। आप जानते हैं IFSC क्या होता है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, जो गुजरात के गिफ्ट सिटी में है। अगर वहां पे, जैसे वहां पे 2 स्टॉक एक्सचेंज है, एक है इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज और एक है NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज, लेकिन वहां अगर आप कोई शेयर्स लिस्ट कराते हैं तो उसको ओवरसीज लिस्टिंग मानते हैं। ये बात आप जानते हैं, सुनिए। सेज को, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को, लॉ में और टैक्स में हम इंडिया ही नहीं मानते, इसको इंडिया ही नहीं मानते हैं। सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन को हम इंडिया ही नहीं मानते हैं। लॉ और टैक्स में हम क्या बोलते हैं कि आउटसाइड इंडिया है, वहां से सामान यहाँ इंडिया मंगाना या यहाँ से सामान वहां भेजना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बोलते हैं आप सेज में, तो उसको हम इंडिया ही नहीं मानते। तो अगर वहां पे कोई इलेक्ट्रॉनिक, मान लो कंपनी बनी है फ्रांस में, वो केवल IFSC में इलेक्ट्रॉनिक ऑफरिंग कर रही है, तो बोल रहा है कि तो उसको हम इलेक्ट्रॉनिक मोड नहीं मानेंगे, क्योंकि आप उसको, क्योंकि अब तो सारे शेयर से डिमेट में होंगे, सारे शेयर से डिमेट में होंगे। अब तो एक रूल भी ले आया है, रूल 99A और 9B, जहां लिस्टेड कंपनी और प्राइवेट कंपनी को भी अपने सारे सिक्योरिटी डिमेट में रखना जरूरी हो गया। अभी ICAI ने अपने मॉड्यूल में नहीं इंक्लूड किया है इस रूल्स को, लेकिन वो बोल रहे हैं कि अब सब कुछ डिमेट में ही होगा। जैसे आप एक चैप्टर पढ़ते हैं शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर, अगर शेयर कैपिटल डिवेंचर की हम बात करें तो वो पूरा चैप्टर लॉ मेकर ने क्या सोच के बनाया है, जब शेयर फिजिकल फॉर्म में होते थे, 2017 के बाद तो शेयर फिजिकल फॉर्म में ही नहीं है, तो उस हिसाब से तो वो पूरा का पूरा चैप्टर ही बिना मतलब का हो गया है हमारे लिए। तुम सोचो, उसमें सेक्शन 46 अगर तुमको याद हो शेयर कैपिटल डिवेंचर, तो तुमने कहा कि अगर किसी व्यक्ति का शेयर सर्टिफिकेट खराब हो जाता है, खो जाता है, चोरी हो जाता है, चूहा खा जाता है, तो वो व्यक्ति कंपनी को एप्लीकेशन देता है डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट के लिए। अब मुझे तुम आज बताओ कि आज अगर कोई व्यक्ति शेयर खरीद रहा है तो क्या उसको फिजिकल फॉर्म में शेयर सर्टिफिकेट इशू हो रहा है? तो जो फिजिकल फॉर्म में है ही नहीं शेयर सर्टिफिकेट, तो उसको कैसे चूहा खाएगा, कैसे वो चोरी होगा? वो तो ये तो बिना मतलब की बात हो गई है। अब बोल रहे हैं कि अगर ये सब कुछ हो जाता है तो डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट आपको इशू किया जाएगा, लिस्टेड कंपनी है तो 45 दिन के अंदर, और अनलिस्टेड है तो 3 महीने के अंदर आपको इशू करेंगे। अब तुम ये सोचो कि जब ये फिजिकल फॉर्म में होंगे ही नहीं, तो ये पूरी कहानी ही बेकार नहीं है सेक्शन 46 की। लेकिन क्या कर सकते हैं,
अब उन्होंने जब लॉ बना 2013 में, तब तो यही सोच के बनाया कि फिजिकल फॉर्म भी होता है। अब वो फिजिकल फॉर्म ही नहीं होता, तो वो जितने सेक्शन थे वो तो सब बेमतलब के हो जाएंगे। सेक्शन 57, फिर सेक्शन 57, जब हम किसी और का शेयर अपने नाम पे पर्सोनेशन करते थे, इंपर्सोनेशन करते थे, इंपर्सोनेशन मतलब फोर्ज ट्रांसफर, किसी और का शेयर सर्टिफिकेट पे अपना कर उड़ के साइन वाइन करते थे फॉर ट्रांसफर, तो हम फोर्जरी करते थे। तो जब फिजिकल फॉर्म में होगा ही नहीं शेयर, तो फोर्जरी होगी कैसे उन सर्टिफिकेट? तो कुछ तो ऐसा सेक्शन है जो बिल्कुल बेकार हो गए हैं। लेकिन अब तुमको आईसीआई पढ़ा रहा है तो पढ़ना पड़ेगा, उसका कोई विकल्प है नहीं। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसे आप देखिएगा जिसका कोई रेलिवेंसी ही नहीं है, और उनको भी डिलीट करना चाहिए अपने सिलेबस से, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं तो पढ़ना ही पड़ेगा। अगर मान लो फिर अब क्वेश्चन पूछा तो तुम आप बहस तो नहीं लिख सकते हो कि होता ही नहीं है तो कैसे डुप्लीकेट हो। भाई पूछा लिस्टेड कंपनी को कितने दिन में डुप्लीकेट में, चुपचाप 45 दिन लिखो, ऑप्शन सब होगा 15, 30, 45, 60, चुपचाप 45 लिख के आओ, नहीं तो बाकी कुछ भी बकवास की तो जीरो ही मिलना है। लेकिन अब रेलिवेंसी नहीं है, तो बोल रहे हैं उसी तरीके से यहाँ बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मींस मतलब, तो बोल रहा है कि अगर कोई आईएफएससी में आके शेयर इशू कर रहा है, आईएफएससी के थ्रू शेयर इशू कर रहा है, तो उसको हम इलेक्ट्रॉनिक मोड नहीं मानते हैं। तो क्या मोड मानेंगे? डीमेट है तो, डीमेट है तो इलेक्ट्रॉनिक मोड। आप बोल रहे हैं कि हम इसको डीमेट नहीं मानेंगे, तो मत मानिए आप भी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में एक चीज डेफिनेशन है ना, फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक, तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में से एक चीज को एक्सक्लूड किया। बोल रहा है क्या? बोल रहा है कि अगर कोई कंपनी आईएफएससी में सिक्योरिटी इशू करती है तो इलेक्ट्रॉनिक मोड नहीं मानेंगे। एक रीजन इसका ये भी है कि सेक्शन 393 में एग्जम्पशन है सीजी के द्वारा, अगर कोई कंपनी प्रोमोट करने के लिए कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, बाहर की कंपनी इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करे, इसलिए बोल रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे आके सिक्योरिटी इशू करते हैं तो हम उसको आपका प्लेस ऑफ बिजनेस मानते हुए आपको हम टैक्स नहीं लगाएंगे, और हम आपको सेक्शन 387 से 392 का एग्जम्पशन भी देंगे। तो इस चीज के लिए सेक्शन 393 में चूंकि इनको एग्जम्पशन है, इसलिए उनके द्वारा यहाँ सिक्योरिटी इशू करने को हम प्लेस ऑफ बिजनेस या इलेक्ट्रॉनिक मोड नहीं मानेंगे। ये उनके कहने का मतलब हो रहा है यहाँ पे। तो आपको याद क्या रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक मोड में एक्सक्लूड करेंगे अगर कोई कंपनी आईएफएससी में आके सिक्योरिटी इशू करती है। तो अब जब सेक्शन आप 93 पढ़ेंगे ना, तो आपको मतलब समझ में आएगा कि यहाँ ये क्यों लिखा हुआ था, आएंगे जब सेक्शन 393। तो अभी तक आपको फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन हो गया। 386 ने कहा कि प्लेस ऑफ बिजनेस में आप शेयर ट्रांसफर और शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस भी शामिल करेंगे। सेक्शन, अब आ जाइए नेक्स्ट सेक्शन में, सेक्शन शुरू होता है सेक्शन 379। सेक्शन 379 क्या बोलता है कि आप फॉरेन कंपनी है, मतलब आप सेक्शन 2 क्लॉज 42 के डेफिनेशन में आ गए कि आपका इनकॉर्पोरेशन बाहर हुआ, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में, आप हो गए फॉरेन कंपनी। किसी फॉरेन कंपनी का 50% या उससे ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल अगर इंडियन के पास है, तो उस फॉरेन कंपनी को डिम्ड इंडियन कंपनी मान लेते हैं, और उस पे ये चैप्टर तो लगेगा ही लगेगा, कंपनीज एक्ट पूरा लगेगा, एज इफ कि वो कंपनी इंडिया में ही रजिस्टर्ड हुई है। पढ़िए सेक्शन 379। इफ 50% और मोर पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ फॉरेन कंपनी इज हेल्ड बाय इंडियंस, तो उसको हम डिम्ड इंडियन कंपनी मानते हैं। और ये चैप्टर तो लगेगा ही लगेगा, कंपनी एक्ट पूरा का पूरा लगेगा, एज इफ कि इट इज अ इंडियन कंपनी, एज इफ इट इज अ इंडियन कंपनी। ये बोलता है सेक्शन 379, ये बोलता है सेक्शन 379। अब आ जाइए सेक्शन 380 में। 380 से बहुत बार क्वेश्चन पूछा है और वो पूरा डॉक्यूमेंट आपसे पूछते हैं। सेक्शन 380 इंपॉर्टेंट सेक्शन माना जाता है फॉरेन कंपनी का। सेक्शन 380 इंपॉर्टेंट सेक्शन माना जाता है फॉरेन कंपनी का। क्या था सेक्शन 380 अगर आपको याद हो तो? इसने आपको बोला कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको डिलीवर करना है। फॉरेन कंपनी, जिस दिन तुम इंडिया में अपना प्लेस ऑफ बिजनेस खोलोगे, वहां से 30 दिन के अंदर FC1 ROC न्यू दिल्ली को सबमिट करना, जिसमें तुम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करना। तो अब इसने पूछा कि भाई क्या डॉक्यूमेंट लगाएं, क्या डॉक्यूमेंट लगाया जाए? तो बोल रहे हैं कि सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट को हमने, आपको याद हो तो क्लास में 3 भाग में डिवाइड किया है। कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट, उसके बाद हमने डिवाइड किया था रिगार्डिंग प्लेस ऑफ बिजनेस
ऑफिसेज मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस की जानकारी थी, रिगार्डिंग ऑफिस प्लेस ऑफ बिजनेस, और तीसरा था डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग पर्सनल डिटेल। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट में आपको क्या कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट होता है किसी भी कंपनी का, उसका एमओए, एओए, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इंस्टीट्यूट, बाय लॉज, जो भी होगा उसका वो आपको सबमिट करना होगा, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट। दूसरा, रिगार्डिंग ऑफिस या प्लेस ऑफ बिजनेस से संबंधित जानकारी, तीन जानकारी यहाँ पे आपने सबमिट किया था। पहला, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, उनके होम कंट्री में उसका पता, मान लो कंपनी फ्रांस में बनी है तो फ्रांस में उसका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा ना, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, तो उसका बताइए नाम पता। इंडिया में जो आपने बिजनेस लगाया, प्लेस ऑफ बिजनेस खोला, उसका बताइए नाम पता। और क्या पहले भी कभी इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस ओपन क्लोज किए हैं क्या अर्लियर ओकेजन में, ये बताइए। क्या पहले भी कभी एक ऑफिस खोले थे जिसको बंद किए हैं क्या इंडिया में, ये सारी जानकारी आपको ऑफिस से रिलेटेड थी। और फिर पर्सनल डिटेल था, जो डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी, ऑफिसर्स वहां का था, उसका डिटेल कि उसका बताओ डीन, उसका बताओ सीन, किन कंपनियों में काम करता है। इंडिया में एक व्यक्ति आपको ऑथराइज करना था जो कि इंडिया का रेसिडेंट होना जरूरी था, जो कि फॉरेन कंपनी के बिहाफ में इंडिया में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह को रिसीव करेगा। तो ये था पर्सनल डिटेल वहां का, यहाँ का। प्लस इन लोगों को एक डिक्लेरेशन देना था। डिक्लेरेशन ये था कि ये कभी भी कंपनी बनाने को लेके, चलाने को लेके कन्विक्टेड नहीं पाए गए हैं, इनको कभी भी कंपनीज एक्ट में डिबार नहीं किया गया है। डिटेल्ड में ये सब बातें आपने की थी फॉरेन कंपनी का। सारे डॉक्यूमेंट इंग्लिश लैंग्वेज में होने चाहिए। मान लो तुमने फ्रांस में कंपनी बनाई है तो सब कुछ तो फ्रेंच में होगा, इंग्लिश ट्रांसलेशन चाहिए। अगर इंडिया में इंग्लिश ट्रांसलेशन कराए हैं तो उसको ऑथेंटिकेट कौन करेगा, क्योंकि सेम होना चाहिए ना। मान लो फ्रांस में जो लिखा है इंग्लिश ट्रांसलेशन में भी सेम मीनिंग होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इंग्लिश ट्रांसलेशन में मीनिंग ही चेंज हो जाए, तो फिर क्या फायदा हमें इंग्लिश ट्रांसलेशन का। तो इंग्लिश ट्रांसलेशन कराना है भी। अब देखो इंग्लिश ट्रांसलेशन दो जगह हो सकता है, इंडिया में आके ट्रांसलेट कराओ या अपने होम कंट्री में कराओ। इंडिया में आके अगर आपने किया है ट्रांसलेशन तो ऑथेंटिकेट दो लोग कर सकते हैं, आप ऑफ हाई कोर्ट, आप मतलब अटॉर्नी, एडवोकेट, प्लेजर, जो हाई कोर्ट में इंडिया के अपीयर हो सकते हैं, या पढ़ा लिखा आदमी, एफिडेविट बाय कॉम्पिटेंट पर्सन, जिसको इंग्लिश लैंग्वेज का और वहां के लैंग्वेज का सब अच्छी जानकारी हो, एडिक्वेट नॉलेज। और अगर आउटसाइड इंडिया ट्रांसलेशन हुआ है तो वहां का नोटरी पब्लिक या पर्सन जिसकी कस्टडी में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखे गए हैं वो ऑथेंटिकेट कर सकता है। इतनी कहानी आपने पढ़ी होगी यहाँ पे। ये पूरी कहानी इंपॉर्टेंट है। वो कभी कभी आपसे डॉक्यूमेंट पूछते हैं तो आपको नाम याद रखना पड़ता है, कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट में ये, ऑफिस में ये, पर्सनल डिटेल में ये। यहाँ तो कहानी समरी है, यहाँ तो आपको समरी सुना रहे हैं हम। ये पूरी कहानी आपको जिसने भी पढ़ाया होगा पूरी कहानी सुनाई होगी 380 में क्या होता है, उस पूरी कहानी का ये समरी है। समरी से हम लोग बस उस सेक्शन को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि फास्ट ट्रैक में एक क्लास में पूरा फॉरेन कंपनी तो आप नहीं पढ़ सकते हैं। फॉरेन कंपनी आपको टीचर ने पढ़ाया होगा तो 4 से 5 क्लास लिया होगा, तो अब पूरी कहानी को 1 घंटे में कहना है मुझे। तो सेक्शन 390 था एप्लीकेबिलिटी का, जिसने कहा कि अगर किसी फॉरेन कंपनी का 50% या ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल इंडियन के पास हो, इंडियन का मतलब इंडियन सिटीजन या इंडियन बॉडी कॉर्पोरेट या मिला जुला के हो सकता है, तो फिर उस कंपनी को हम डिम्ड इंडियन कंपनी मान लेंगे और केवल ये चैप्टर नहीं पूरा पूरा कंपनी जैक लगाएंगे एज इफ कि वो इंडियन कंपनी है, यही रजिस्टर्ड हुई। सेक्शन 380 बोलता है कि आपको डॉक्यूमेंट डिलीवर करना है। फॉरेन कंपनी जिस दिन आपने इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस लगाया वहां से 30 डेज के अंदर FC1 CRC गुरुग्राम को सबमिट करें। FC1 में सारे डॉक्यूमेंट जाएंगे। डॉक्यूमेंट को 3 पार्ट में बांटा, कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू आपका प्लेस या ऑफिसेस, और तीसरा था आपका पर्सनल डिटेल होना चाहिए। तो और कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट में हो गया आपका मेमोरेंडम, आर्टिकल, चार्टर, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, स्टैट्यूट, बायलॉ जिसके तहत आप बने उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन। प्लेस ऑफ बिजनेस में 3 चीज चाहिए। आउटसाइड इंडिया जो प्लेस ऑफ बिजनेस है उसका एड्रेस दीजिए, इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ खोला उसका एड्रेस दीजिए, और क्या पहले कभी इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस खोला बंद किया है क्या, इसकी जानकारी दीजिए।
पर्सनल डिटेल में वहां के ऑफिसर, वहां के डायरेक्टर की जानकारी दीजिए। यहाँ किस व्यक्ति को आपने ऑथराइज किया है जो आपके बिहाफ में डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिसीव करेगा, वो व्यक्ति रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए था, उसकी जानकारी दीजिए। और एक डिक्लेरेशन उनका सबमिट कीजिए, दोनों लोगों का, वहां के और यहाँ के लोगों का। ये कभी भी कंपनी बनाने को लेके, चलाने को लेके ना तो कन्विक्टेड है ना डिबार किए गए हैं, ये चीज बताइए। ये करने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इंग्लिश में चाहिए, और उसका अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन इंडिया में हुआ है तो ऑथेंटिकेट करेगा आप ऑफ हाई कोर्ट, आप मतलब अटॉर्नी, एडवोकेट, प्लीजर ऑफ हाई कोर्ट, और एक हो गया तुम्हारा कॉम्पिटेंट पर्सन अपनी एफिडेविट देगा। और आउटसाइड इंडिया हुआ है तो नोटरी पब्लिक या पर्सन जिसके कस्टडी में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखे गए हैं। अगर प्लेस ऑफ बिजनेस क्लोज हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, अगर प्लेस ऑफ बिजनेस आपने क्लोज किया तो FC2 इमीडिएटली सबमिट कीजिएगा। तो फिर यहाँ पे 30 दिन का वेट नहीं करेंगे, ऐसे FC2 चेंजेस के 30 डेज के अंदर जमा करते हैं, ऐसे FC2 चेंजेस के 30 डेज के अंदर जमा करते हैं। लेकिन अगर प्लेस ऑफ बिजनेस बंद हुआ है तो FC2 इमीडिएटली सबमिट किया जाता है, वहां पे 30 डेज का कोई वेट नहीं करते। फिर आप आ गए सेक्शन 381 में। 381 में अकाउंट्स था फॉरेन कंपनी का। पढ़िए एक बार यहाँ क्या कहानी लिखी हुई, फिर हम सुनाए थोड़ा कहानी। जिनको डिटेल्ड नोट चाहिए होगा फॉरेन कंपनी का, वो मुझे टेलीग्राम पे व्हाट्सअप करें, वो टेलीग्राम पे बोलेंगे कि डिटेल्ड नोट चाहिए तो हम आपको सेंड कर देंगे। जिसको इसका डिटेल्ड नोट चाहिए नहीं होगा वो आप मुझे बोलेंगे तो हम सबमिट कर देंगे, अगर आपके पास है तो कोई समस्या ही नहीं है। 381 अकाउंट्स, 381 अकाउंट्स, अकाउंट्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अकाउंटिंग फाइनेंशियल ईयर की होगी पर होगी कैलेंडर ईयर में। मतलब अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, तो अकाउंटिंग तो 24-25 की होगी लेकिन होगी 25 में, क्योंकि जब खत्म होगा फाइनेंशियल ईयर उसके बाद ही अकाउंटिंग करते हैं। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि किसकी अकाउंटिंग और कब होती है। तो अकाउंटिंग होती है फाइनेंशियल ईयर की पर होती कैलेंडर ईयर में है। अकाउंट्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन अ कैलेंडर ईयर। फैब 3 यहाँ पे भी करेंगे। फैब 3 क्या था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट। फैब 3 क्या था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट। फैब 3 सबमिट करते हैं, यहाँ भी करेंगे। उसके साथ CFS सबमिट करेंगे, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और 3 स्टेटमेंट यहाँ अलग से आपको लगाना पड़ता है फॉरेन कंपनी के केस में। पहला था रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आपने किया है तो कौन है रिलेटेड पार्टी, क्या रिलेशन है, कितना अमाउंट इन्वॉल्व है, मैनर क्या है, क्या ट्रांजैक्शन है, इफेक्ट क्या है, ये सब आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में बताएंगे। यहां से अगर कोई प्रॉफिट या फंड ट्रांसफर कर रहे हैं बाहर, बाहर मतलब जो उसका होम कंट्री है वहां नहीं, कहीं और, वो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन जर्मनी में हुआ लेकिन वो पैसा साउथ अफ्रीका भेजवा रहा है, तो सब कुछ बताइए, कितना अमाउंट, किसको, क्यों, कैसे, कब, क्यों पर्पज से, और आरबीआई का अप्रूवल लगा है कि नहीं लगा है। क्योंकि अगर यहाँ से भारत से पैसा जा रहा होगा तो आरबीआई अप्रूवल लग जाएगा, करेंसी चेंज हो रही होगी तो ये सब बताइए। और FC3 आपको सबमिट करना था फाइनेंशियल ईयर एंड से 6 मंथ्स के अंदर, वहां 3 मंथ्स का एक्सटेंशन पॉसिबल है। ऑडिट करवाइए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा। वो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई इंडिविजुअल हो सकता है या फर्म ऑफ CA या LLP के रूप में भी तो हम ऑडिट कर सकते हैं बना के। तो ये कहानी लिखी हुई है यहाँ पे 381। वैसे ये सेक्शंस बहुत बड़े बड़े हैं, अगर आपको याद हो तो ये सेक्शंस बड़े बड़े सेक्शंस हैं 380, 381, लेकिन उसको आपने शॉर्ट में ऐसे याद करने के लिए किया समरी में कि ये चीजें थी। फैब 3, फैब क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट। फैब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट, फैब 3। उसके अलावा CFS कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके अलावा 3 स्टेटमेंट और लगता है फॉरेन कंपनी में, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का, रिपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का,
ट्रांसफर ऑफ फंड का। और ये जितने अकाउंट्स हैं वो फाइनेंशियल ईयर एंड से 6 मंथ में सबमिट करना था, 3 मंथ्स का फर्दर एक्सटेंशन आरओसी दे सकता है। ऑडिट कराना होगा प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से, वो इंडिविजुअल हो सकता है, वो फर्म हो सकता है, फर्म में एलएलपी भी इंक्लूडेड है, पढ़ते हैं। 381 382 आप एक बार पढ़िए, हम बताएं एक बार क्या लिखा हुआ है वहां। 382 फॉरेन कंपनी को 3 चीजें डिस्प्ले करनी होंगी बेटा, कंपनी का नाम, कंट्री का नाम जहां ये इनकॉर्पोरेट हुई है, और एक फैक्ट कि मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड है। ध्यान से देखो, कंपनी के नाम को हमने बोल दिया ए, नेम ऑफ कंपनी है ए, कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन है बी, फैक्ट की मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है सी। तो यानी ए बी सी को डिस्प्ले करना है। बोला कहां, बोला 3 जगह। अगर प्लेस ऑफ बिजनेस के बाहर लगाते हैं, आउटसाइड प्लेस ऑफ बिजनेस लगाते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों डिस्प्ले करना होगा 2 लैंग्वेज में, इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज। लेजिबल कैरेक्टर, लेजिबल कैरेक्टर मतलब जो पढ़ा जा सके, बाइनरी वगैरह के फंक्शन में मत लगा दीजिएगा 01100001। अब सामने को पता ही नहीं चल रहा भाई क्या लिख दिया ये। तो लेजिबल होना चाहिए, जो हम पढ़ सके समझ सकें, ऐसा होना चाहिए जो दिख सके, और उसके साथ साथ इंग्लिश में और लोकल लैंग्वेज में दोनों में, प्लेस ऑफ बिजनेस के बाहर ये तीनों चीज लगाएंगे, ए बी सी तीनों चीज लगाएंगे। आउटसाइड प्लेस ऑफ बिजनेस ए प्लस बी प्लस सी, इंग्लिश में भी और लोकल लैंग्वेज में भी। दूसरा, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के ऊपर आप लगाएंगे, जितना ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, लेटर हेड, बिल हेड, इनवॉइस वगैरह, उस पर भी लगाएंगे, लेकिन उस पर ये तीनों केवल इंग्लिश में लिखा जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी ओनली इन इंग्लिश, ये सारे लैंग्वेज केवल इंग्लिश में। और जो ऑफर डॉक्यूमेंट होगा, ऑफर डॉक्यूमेंट, उसमें केवल सी, और वो भी इंग्लिश में। तीन चीजें 3 जगह में। क्या 3 चीजें और क्या क्या में डिस्प्ले करेंगे, थोड़ा बोलिए, सेक्शन 382 क्या बोलता है। कंपनी का नाम ए हो गया, ऐसे याद रखो, नेम ऑफ कंपनी ए, बी में क्या है, कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कहां उसका इनकॉर्पोरेशन हुआ है वो हो गया बी, और सी क्या हो गया, फैक्ट कि मेंबर की लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड। 3 जगह लगाना है, प्लेस ऑफ बिजनेस के बाहर, ऑफिस डॉक्यूमेंट पे, और ऑफर डॉक्यूमेंट। ऑफर डॉक्यूमेंट मतलब प्रोस्पेक्टस, ऑफर डॉक्यूमेंट मतलब प्रोस्पेक्टस। तो आउटसाइड प्लेस ऑफ बिजनेस तीनों चीजें लगानी है, ए प्लस पी प्लस सी, इंग्लिश में भी लगाना है, लोकल लैंग्वेज में भी लगाना है, इंग्लिश में भी लगाना है, लोकल लैंग्वेज में भी लगाना है। लेजिबल कैरेक्टर होना चाहिए, जो पढ़ा जा सके, समझा जा सके। दूसरा, ऑफिस डॉक्यूमेंट में, अगर ऑफिस डॉक्यूमेंट की बात करेंगे, उसका लेटर हेड और इनवॉइस वगैरह, बिल हेड, तो उसमें आपको तीनों चीजें डिस्प्ले करनी है केवल इंग्लिश में, केवल इंग्लिश में। और अगर ऑफर डॉक्यूमेंट की बात करें, प्रोस्पेक्टर, तो केवल एक ही चीज डिस्प्ले करना है, सी। सी क्या था, फैक्ट की मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड है, वो भी इंग्लिश में। ये बात लिखी हुई है पूरी कहानी सेक्शन 382 के अंदर, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। 379, 80, 81, 82 की कहानी इतनी थी।
ठीक है, आगे बढ़े। सेक्शन 383 बोलता है बेटा कि जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको फॉरेन कंपनी को सबमिट देना है, मान लो कोई डॉक्यूमेंट आपको डिलीवर करना है फॉरेन कंपनी, तो आप किसको डिलीवर कर दीजिए? जो पर्सन ऑथराइज है अंडर सेक्शन 380। इंडिया में जिस व्यक्ति को आपने ऑथराइज किया है उस व्यक्ति को डॉक्यूमेंट दे देने का क्या मतलब है? फॉरेन कंपनी को डिलीवर कर देना। कैसे दे उसको डॉक्यूमेंट? फिजिकली दे दो, पोस्ट कर दो, हैंड डिलीवरी कर दो, इमोड कर दो, कैसे भी दे दो। तो सेक्शन 383 है डॉक्यूमेंट्स, सेक्शन 383 है डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोवाइडेड। जो डॉक्यूमेंट आपको फॉरेन कंपनी को देना है, डिलीवर करना है, वो आप किसको दे दीजिए? पर्सन ऑथराइज अंडर सेक्शन 380। कैसे दे? हैंड डिलीवरी, फिजिकल मोड या ई मोड में दे दीजिए। सेक्शन 384 था प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल टू फॉरेन कंपनी। कुछ कौन कौन से प्रोविजन जो है कंपनीज एक्ट के वो अप्लाई होते हैं फॉरेन कंपनी पे। तो सबसे पहले तो इसने कहा कि सेक्शन 71 डिवेंचर, सेक्शन 77 टू 87 चार्जेस, 206 टू 229 इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन का आपको नहीं पढ़ना है, वो 200 में सेक्शंस है। तो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन, 139 टू 148 ऑडिट ऑडिटर, 36 टू 34 36 था आपका क्रिमिनल सिविल लाइबिलिटी और पर्सोनेशन, अगर आपको याद हो इंड्यूसमेंट का प्रोस्पेक्टस। वाइंडिंग अप चैप्टर 20 म्यूटाटिस म्यूटांडिस अप्लाई होता है। म्यूटाटिस म्यूटांडिस मतलब एज इट इज, इन द सेम मैनर एज इट इज अप्लाई हो जाएंगे। दो सेक्शंस हैं जो थोड़े मॉडिफिकेशन के साथ अप्लाई होंगे, सेक्शन 92 और 135। सेक्शन 135 है सीएसआर, सेक्शन 135 है सीएसआर और सेक्शन 92 एनुअल रिटर्न। बाकी कंपनियों का एनुअल रिटर्न एमजीटी 7 में जाता है एजीएम से 60 दिन के अंदर, यहां जा रहा है आपका एनुअल रिटर्न एफसी 4 में फाइनेंशियल ईयर एंड से 60 डेज। एनुअल रिटर्न 60 डेज ना, एनुअल अकाउंट 6 मंथ, तो थोड़ा चेंज हुआ पर गया यहां पे भी। बुक्स ऑफ अकाउंट्स 128 में हम रखेंगे प्रिंसिपल जो प्लेस ऑफ बिजनेस होगा इंडिया में। अगर आप ऐसे बात करें तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ रखते हैं हम लोग? आरओ, एनी अदर प्लेस में भी रख सकते हैं। अगर बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ है तो 7 दिन के अंदर जहां 1/10 मेंबर रिसाइड करते हो इंडिया में, ऐसा कुछ पढ़ा है आपने अकाउंट चैप्टर? तो यहाँ भी बोल रहा है कि तो बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो 128 में हम रखेंगे जहां प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होगा। ठीक है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होगा। नाम चेंज हो गया ना थोड़ा, यहाँ आरओ बोलते थे वहां प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बोल रहा है। इंडिया में जहां आपका प्रिंसिपल, हो सकता है ना कि इंडिया में तुम 10 जगह बिजनेस लगाए हो, तो प्रिंसिपल प्लेस कौन सा है उसके बारे में बताइएगा यहाँ पे। ये था सेक्शन 384। तो इस पूरे सेक्शन में तो एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, एओसी 4, ये एफसी 4 वाला बात, कि एफसी 4 जो है वो हम फाइनेंशियल एंड से 60 दिन में जमा करते हैं, जबकि हम एनुअल रिटर्न बाकी कंपनियां एमजीटी 7 में जमा करती हैं एजीएम के 60 दिन के अंदर। सेक्शन 385 ऐसे ही था एक लाइन का कि जो भी फी रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए डॉक्यूमेंट का वो आपको पे करना पड़ता है। सेक्शन 386 भी आसान है, एक बार रीड करें, आप ही खत्म कर लीजिएगा। 3 मीनिंग बताया था उन्हें। सर्टिफाइड का मतलब था ट्रू कॉपी, डायरेक्टर का मतलब था पर्सन जो मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है, और प्लेस ऑफ बिजनेस में शेयर ट्रांसफर या रजिस्ट्रेशन ऑफिस में शामिल है। ये कहानी थी 386 में। यहाँ पे एक प्रश्न एक बार इंस्टीट्यूट ने फाइनल में पूछा था, थोड़ा हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, बताएंगे। एक व्यक्ति आया है बेटा फ्रांस से इंडिया में, कहां से? इंडिया में। उसने एक होटल रूम लिया है, होटल रूम बुक किया है, और वो बिजनेस यहाँ पे फिनिश करने आया है। जो बिजनेस चल रहा था उसको फिनिश करने पहली बार भारत में आया, एक होटल रूम लिया और वहां पे इस पूरे ट्रांजैक्शन को फिनिश किया गया। दूसरा केस, फ्रांस से एक व्यक्ति आया इंडिया में फॉरेन कंपनी का एजेंट बन के, और उसने एक होटल रूम बुक किया। उस होटल रूम में बिजनेस स्टार्ट करने का की सारी बातें हुई, एग्रीमेंट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो 2 केस है, एक केस में बंद करने आए थे बिजनेस, एक में शुरू करने आए हैं। तो आपको बोलना है कि किस केस में हम उस होटल रूम को प्लेस ऑफ बिजनेस मान लें। जब स्टार्ट करने आए,
बिजनेस क्लोज करने जब आप आके और रूम यहाँ पे बुक करके ट्रांजेक्शन को फिनिश करेंगे तो प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं मानते हैं। लेकिन आप इंडिया आए और आपने होटल रूम लिया और उसमें प्लेस ऑफ बिजनेस स्टार्ट करने का, चलाने का किया है, तो उस होटल रूम को ही प्लेस ऑफ बिजनेस मान लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाइए सेक्शन 387, 388 और 389। आपने एक साथ पढ़ा था ये सेक्शन। कुछ बातें इंपॉर्टेंट थी, हम बोलते जा रहे हैं एक एक बात को, आप थोड़ा उधर देखते जाइएगा। पहली बात, फॉरेन कंपनी जो इंडिया में आके ऑफर कर रहे हैं सिक्योरिटी, उनको प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा और उसको अटैच करना होता है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। आप जानते हैं प्रोस्पेक्टस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच होगा। तो अगर आप फॉरेन कंपनी और इंडिया में आके सिक्योरिटी ऑफर कर रहे हैं तो आपको भी यही करना पड़ेगा कि अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना पड़ेगा प्रोस्पेक्टस। लेकिन 3 केस में प्रोस्पेक्टस अटैच नहीं होगा, एक्सेप्शन। पहला केस है, अगर आप अपने एग्जिस्टिंग मेंबर को, मतलब ऑलरेडी जो तुम्हारा मेंबर है उसी को अगर सिक्योरिटी इशू कर रहे हो तो प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अंडर राइटिंग एग्रीमेंट जिनके साथ है उनको भी हम नहीं इशू करते हैं, क्योंकि अंडर राइटर्स कौन होते हैं? जो ये बोलते हैं ना कि कल अगर पब्लिक को तुम शेयर इशू करो, अगर पब्लिक तुम्हारे शेयर नहीं खरीदेगी तो हम खरीदेंगे। गारंटर लोग होते हैं ना भाई, अंडर राइटर। तो जिनके साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है अंडर राइटिंग, उनको क्यों प्रोस्पेक्टस इशू करना है? तो जिनके साथ अंडर राइटिंग एग्रीमेंट हुआ उनको प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करते, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको नहीं करते, और अगर सेम टाइप के सिक्योरिटी लेके आ रहे हैं तो भी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करते हैं। 3 केस में प्रोस्पेक्टस अटैच नहीं किया जाता। अंडर राइटिंग एग्रीमेंट के तहत अगर प्रोस्पेक्टस जा रहा है, अगर एग्जिस्टिंग मेंबर को जा रहा है, या ऑलरेडी वैसा ही सिमिलर या यूनिफॉर्म सिक्योरिटी पहले भी इशू किए हैं, तो आपको अटैच नहीं करना होता है। प्रोस्पेक्टस डेटेड होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, और उसके साथ एक्सपर्ट स्टेटमेंट देना है। एक्सपर्ट स्टेटमेंट जो दीजिएगा उसमें एक्सपर्ट का रिटन कंसेंट होना चाहिए और वो अपना कंसेंट विड्रॉ नहीं करना चाहिए। और आपको कुछ एनेक्सर अटैचमेंट लगाना है। क्या अटैचमेंट होगा? इंस्ट्रूमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, प्लेस ऑफ इंस्पेक्शन इन इंडिया और कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आपको ये सब बातें भी बतानी होंगी। इसमें एक ही चीज इंपॉर्टेंट था कि किस केस में प्रोस्पेक्टस अटैच नहीं किया जाता है। 3 केस में, एग्जिस्टिंग मेंबर को अगर शेयर इशू कर रहे हैं, अगर यूनिफॉर्म सिक्योरिटी इशू कर रहे हैं, और अगर अंडर राइटर को कर रहे हैं तो प्रोस्पेक्टस अटैच नहीं होता है। सेक्शन 390 ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है आईडीआर। आईडीआर की पूरी कहानी पढ़िए, हो सकता है आपको आईडीआर की कहानी याद ना हो, तो एक बार पूरी कहानी पढ़िए तो आईडीआर की, तो हम सुनाए तो आपको याद हो जाएगा। आईडीआर एक डायग्राम हमने बनाया था, अगर आपको याद हो तो क्लास में, आईडीआर के लिए। एक कंपनी थी स्टैंडर्ड चार्टर। स्टैंडर्ड चार्टर ने इंडिया में आके अपना जो है सिक्योरिटी इशू करने की बात की थी। तो अगर कोई बाहर की कंपनी इंडिया में सिक्योरिटी लेके आना चाहता है तो उसको डीमेट फॉर्म में लेके आना होगा, तो हमारे डिपोजिटरी के साथ एग्रीमेंट करना होगा, हमारे एनएसडीएल या सीडीएसएल के साथ। अब जब वो यहाँ पे एग्रीमेंट करते हैं तो फिजिकल फॉर्म में तो शेयर्स उन्हीं के कंट्री में किसी बैंक में डिपॉजिट होते हैं, उसके साथ हमारा ओवरसीज कस्टोडियन एग्रीमेंट होता है। और जो हमारा डिपॉजिटरी होता है वो हम लोगों को रिसीट इशू करता है उस कंपनी का, जिसको बोलते हैं आईडीआर, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट। बाहर के कंट्री का, बाहर की कोई कंपनी इंडिया में आके हमें इशू कर रही है जब रिसीट, तो उसको रिसीट ही अभी बोलते हैं। जो भी रिसीट होल्डर होगा वो मेंबर नहीं कहलाता है, लेकिन उसको डिविडेंड और वोटिंग राइट मिलता है। आज वो जैसे ही रिसीट को रिडीम करके और उसके बदले में शेयर ऑब्टेन करता है तो उसको मेंबर बोलते हैं। आईडीआर होल्डर जो है वो मेंबर नहीं होता, लेकिन उसको डिविडेंड और वोटिंग राइट मिलता है, और जब वो अपने रिसीट को रिडीम करके और उसके बदले शेयर्स लेता है तो फिर हम उसको बोलने लगते हैं मेंबर। ये कुछ कंडीशंस फुलफिल्ड होने जरूरी हैं इंडिया में आईडीआर इशू करने से पहले। देखिए तो कंडीशन सब ऑब्जेक्टिव है, इंपॉर्टेंट। ऐसे आईडीआर आपको नहीं पूछेगा कि व्हाट इज आईडीआर, पर इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। पहला, आपका प्री इशू कैपिटल और फ्री रिजर्व कम से कम $50 मिलियन होना चाहिए। कितना होना चाहिए?
50 मिलियन, 50 मिलियन यूएस डॉलर आपका प्री इशू कैपिटल फ्री रिजर्व होना चाहिए। आपका एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन 3 साल में, पिछले 3 साल कितना कम से कम होना चाहिए? मिनिमम 100 मिलियन यूएस डॉलर होना चाहिए। आप जो है अपने होम कंट्री में इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर में लगातार ट्रेडेड होने चाहिए, मतलब वो आप अपने फॉरेन कंट्री में भी आपकी ट्रेडिंग होनी चाहिए। पिछले 5 सालों में आपको डिविडेंड बांटना चाहिए और आपको सेवी रूल्स फॉलो करना होगा, तो ही आप इंडिया में आके आईडीआर इशू कर सकते हैं। इंडिया में आईडीआर इशू करने से पहले इतने कंडीशंस हैं, एक बार याद कीजिए, कितना प्री इशू, क्या होना चाहिए, क्या ट्रेडिंग, क्या डिविडेंड, ये 5 पॉइंट एक बार याद करेंगे सारे बच्चे। ठीक है बात, क्या 5 बातें बोलो एक बार। प्री इशू कैपिटल और रिजर्व कितना होना चाहिए? कम से कम 50 मिलियन यूएस डॉलर। एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन 3 साल का पिछले कम से कम 100 मिलियन यूएस डॉलर। 3 साल कम से कम आप अपने होम कंट्री में लगातार 3 साल, अभी जब यहाँ आए हैं उसे 3 साल पहले आप ट्रेडेड होने चाहिए। 5 साल डिविडेंड बांटने चाहिए
और सेबी गाइडलाइंस यहाँ आए होंगे तो भाई यहाँ आइएगा, इशू करने सिक्योरिटी तो बिना सेबी गाइडलाइंस के तो करने देंगे नहीं हम लोग। और ये बातें कुछ और है, 3 बातें पढ़ें एक बार, क्या है 3 बातें और? आपका जो आपकी जो अथॉरिटी और होम कंट्री वो इस बात को परमिट करना चाहिए कि आप इंडिया में आईडीआर लेके आ सकें। दूसरा, सेबी को एप्लीकेशन, जिस दिन आईडीआर लेके आएंगे उससे 90 दिन पहले सेबी को एप्लीकेशन दीजिएगा। सेबी चाहे तो फर्दर आपसे और भी इंफॉर्मेशन वगैरह 30 दिन के अंदर डिमांड कर सकता है, और जिस दिन आपने एडिशनल इंफॉर्मेशन सबमिट किया वहां से 30 दिन के अंदर वो पूरा एप्लीकेशन को डिस्पोज कर देंगे। डिस्पोज मतलब खत्म, पूरा पढ़ उड़ के सब काम करके आपको परमिट करके खत्म कर देंगे। थ्री 391 ने कहा कि जो प्रोविजन सेक्शन 34 टू 36 का है सिविल क्रिमिनल लाइबिलिटी का और इंड्यूसमेंट का, वो यहाँ पे भी लगेगा और वाइंडिंग अप के प्रोविजन यहाँ पे भी लगेंगे। बाकी आप 34 टू 36 पढ़ेंगे प्रोस्पेक्टस चैप्टर में। सेक्शन 392 में आपको ये पूरे चैप्टर में इकलौता पनिशमेंट है, इसलिए याद करना पड़ेगा। फॉरेन कंपनी अगर कॉन्ट्रावेंशन करती है प्रोविजन का तो मिनिमम 1 लाख का फाइन, मैक्सिमम 3 लाख का लग सकता है। और अगर ऑफेंस कॉन्टिन्यूइंग है, पहली बार किए तो इतना लग सकता है, वही कंटिन्यू कर रहे हैं, ऑफेंस चल ही रहा है अभी, तो 50,000 रुपया पर डे का लगता है, पर डे का। उनके पास ज्यादा पैसा है ना, तो ज्यादा लेना है पेनल्टी। और ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट को मिनिमम 25,000 मैक्सिमम 5 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। ये आपको याद करना पड़ेगा डेटा, ये आपको याद करना पड़ेगा कि कितना पनिशमेंट लगता है। सेक्शन 393 देखिए एक बार, आपको लगेगा अगर आप फाउंडेशन रूट से आए हैं अगर, और आपने सेक्शन 69 पढ़ा है पार्टनरशिप का, तो आपको लगेगा कि कुछ कुछ वैसी घटनाएं हो रही हैं। देखिए तो एक बार सेक्शन 393। इस चैप्टर का नॉन कंप्लायंस करके बैठी है फॉरेन कंपनी, इस चैप्टर के जो प्रोविजन है उनका नॉन कंप्लायंस करके बैठी है। अगर फॉरेन कंपनी ने किसी से सामान खरीदा है उधार में,
परचेज ऑन क्रेडिट, परचेज किया है क्रेडिट में मिस्टर ए से कोई सामान खरीदे हैं तो पैसा चुकाना होगा, नहीं चुकाए डिफॉल्ट कर दिए, तो जो मिस्टर ए हैं वो कंपनी पे केस कर सकते हैं। मिस्टर ए कैन सू दी फॉरेन कंपनी फॉर रिकवरी। फॉरेन कंपनी ने मिस्टर बी को कुछ बेचा है उधार पे, सेल ऑन क्रेडिट, और अगर वो डिफॉल्ट कर दे तो उस पे फॉरेन कंपनी केस नहीं कर पाएगी। और तीसरा, कोई दूसरा ट्रांजैक्शन एक ले लो, मिस्टर सी है, उन्होंने फॉरेन कंपनी को लोन दिया है 5 लाख का, कितने का, और इन्होंने सामान बेचा है उधार में 1 लाख का, तो 1 लाख का सेट ऑफ हो जाना चाहिए था, पॉसिबल नहीं है सेट ऑफ अगर नॉन कंप्लायंस करके बैठे हैं तो। अब याद कीजिए सेक्शन 69 इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। अगर एक फॉर्म अनरजिस्टर्ड फॉर्म था तो उसके पार्टनर अपने फॉर्म पे और पार्टनर पे केस फाइल नहीं कर पा रहे थे सिविल कोर्ट में डैमेज के लिए, याद है आपको, नहीं कर पा रहे थे। दूसरा, थर्ड पार्टी पे केस नहीं कर सकते थे, सेट ऑफ 100 रुपए से ज्यादा का अलाउड नहीं था, लेकिन थर्ड पार्टी हमेशा केस कर सकता था, यही ना लिखा हुआ था सेक्शन 69 इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। कनेक्ट कीजिए उसको, वहां 100 रुपया था, 100 रुपया ना होके सेट ऑफ ही अलाउड नहीं है। आप केस नहीं कर सकते किसी आउटसाइडर पे, लेकिन आउटसाइडर की क्या गलती, वो तो हमेशा केस कर सकता है आप पे। यही बात तो यहाँ बोल रहे हैं कि थर्ड पार्टी हमेशा केस करेगा फॉरेन कंपनी पे, फॉरेन कंपनी केस नहीं कर सकती है आउटसाइडर पे, और सेट ऑफ भी अलाउड नहीं है अगर आप नॉन कंप्लायंस करके बैठे हैं चैप्टर का। जो इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन था सेक्शन 69, वही कहानी यहाँ देखिए तो आप लिखी हुई है, वही कहानी यहाँ देखिए लिखी हुई है। और लास्ट है सेक्शन 393A। सीजी चाहे, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो एग्जम्प्ट कर सकता है फॉरेन कंपनी को किसी भी प्रोविजन से नोटिफिकेशन लाके, ठीक है, लेट बिफोर बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट में लाएगा एक नोटिफिकेशन, बोलेगा इनको इनको एग्जम्प्ट करने जा रहे हैं, और एग्जम्प्ट कर सकता है। जैसे सीजी ने फॉरेन कंपनी को एग्जम्प्ट करके रखा है सेक्शन 387 से 392 का, अगर वो ऑफर करें सिक्योरिटी आईएफएससी में, अगर वो हमारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर गुजरात गिफ्ट सिटी में ऑफर करेंगे सिक्योरिटी, तो उनको हम इन प्रोविजन से क्या करके रखे हैं, एग्जम्प्ट करके रखे हैं, मतलब आपके ऊपर लग ही नहीं रहा है ये प्रोविजन, आपके ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल ही नहीं हो रहा। बढ़ावा दे रहे हैं बस एफडीआई को कि बाहर के लोग आके कम से कम गुजरात में लगाएं इंडस्ट्री, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें, उनको इससे मुक्त करेंगे, इस प्रोविजन ने लगाएंगे ये भाई तुम कैसे भी आके फॉरेन से पैसा लेके आओ विदेशी करेंसी और यहाँ इंडिया में लगाओ, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, हमारे लोगों का भी एम्प्लॉयमेंट हो, इसके लिए करते हैं हम लोग ये काम। उनको जैसे स्टार्टअप को 10 साल तक टैक्स फ्री कर देते हैं, नहीं लगाते हैं, क्योंकि लोग नए नए स्टार्टअप के बारे में सोचें कि भाई आज हमने एक स्टार्टअप शुरू किया तो भाई हम 10 साल तक अभी ग्रो करें, उसके बाद फिर टैक्स लेंगे आपसे, लेकिन ग्रोथ करने के लिए आपको मैच्योर होने के लिए 10 साल का समय दे रहे हैं। तो ये था फॉरेन कंपनी का क्रक्स कि फॉरेन कंपनी चैप्टर में आपको क्या याद रखना है। बहुत सारी बातें ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हैं, सब्जेक्टिव के लिए आपको सेक्शन 380 पूछ सकते हैं, 381 पूछ सकते हैं, ये सब्जेक्टिव के लिए वो जो डॉक्यूमेंट 380 सबसे ज्यादा बार पूछा है आईसीआई ने, सबसे ज्यादा बार आप क्वेश्चन में देखिएगा 380, 386, फाइनल का क्वेश्चन बैंक देखिएगा तो सबसे ज्यादा बार 386 कि फॉरेन कंपनी के डेफिनेशन में क्या शामिल होता है, नहीं शामिल होता है, तो पूरा इंपॉर्टेंट क्रक्स यही है। अब इसका आपको डिटेल नोट चाहिएगा तो आप मुझे टेलीग्राम पे बोलेंगे पर्सनली, तो हम आपको भेज देंगे, और अगर याद करना है तो यही मैटर याद करना है। 10 मिनट का समय ले लीजिए मुझसे और मैटर को एक बार थोड़ा सा समेटिए याद करके, और 10 मिनट के बाद हम लोग जो है एक बार सुन लेते हैं, बस खत्म हो जाएगा फॉरेन कंपनी। आपका 10 मिनट का समय लीजिए।
फॉरेन कंपनी, चैप्टर नंबर 11 आपने कहा कंपनीज एक्ट का, और चैप्टर नंबर ये 22 है, कंपनीज एक्ट का 22 है चैप्टर नंबर, लेकिन आपके मॉड्यूल में चैप्टर नंबर 11 आईसीआई में दिया हुआ है। ये चैप्टर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया का है। कंपलसरी बेसिस पे 4 मार्क्स का क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा, ज्यादा हुआ तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा आपसे। 4 to 6 मार्क्स का चैप्टर होता है, तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कवरेज बिल्कुल हो सकता है, 1 या 2। तो आपको 5 एफसी याद करना होगा। FC1 बोलिए, FC1 किसको सबमिट करते हैं? CRC गुरुग्राम को। जिस दिन आपने प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में लगाया वहां से कितने दिन के अंदर? 30 डेज के अंदर। FC2 ऑल्ट्रेशन, जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किया 380 में, उसमें कोई भी चेंज होगा तो उसके 30 दिन, जिस दिन चेंज हुआ उसके 30 दिन के अंदर क्या सबमिट करना है? FC2। लेकिन अगर आपने प्लेस ऑफ बिजनेस बंद किया तो इमीडिएटली उस वहां पे 30 डेज का वेट नहीं करना। FC3 बोलो, कितने दिन के अंदर? फाइनेंशियल ईयर एंड से 6 मंथ्स के अंदर आपको FC3 सबमिट करना है आरओसी न्यू दिल्ली। FC4 बोलिए, एनुअल रिटर्न, कितने दिन के अंदर? फाइनेंशियल ईयर है, सब कुछ फाइनेंशियल ईयर एंड से हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर एंड से 60 डेज के अंदर FC4 सबमिट करना है आपको। और नॉमिनेशन बाय आईडीआर होल्डर सबमिट करना है FC5 में। केवल पहला फाइलिंग जो है वो CRC गुरुग्राम को हो रहा है, बाकी सारी फाइलिंग कहाँ हो रही है बोलो? आरओसी न्यू दिल्ली को। फॉरेन कंपनी का फिर उन्होंने डेफिनेशन बताया था, फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन एक बार बोलिए। कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में होगा। जो प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में होगा, आप खुद से बिजनेस करो, एजेंट के थ्रू करो, फिजिकली करो, इलेक्ट्रॉनिकली करो, या जैसे भी करो उसको मान लेंगे। यहीं पे हमने एक सेक्शन और पढ़ा, सेक्शन 386, जिसने कहा कि प्लेस ऑफ बिजनेस में शेयर ट्रांसफर या शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस भी आता है। सेक्शन 379 बोलो, अगर फॉरेन कंपनी का 50% या ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल किसके पास हो? इंडियन के पास। तो इंडियन का क्या मतलब है? इंडियन सिटीजन, इंडियन बॉडी कॉर्पोरेट, या मिला जुला के। तो ऐसी फॉरेन कंपनी को क्या मानने लगते हैं? डीम्ड इंडियन कंपनी। और डीम्ड इंडियन कंपनी का मतलब कि ये चैप्टर तो लगेगा ही लगेगा, कंपनीज एक्ट के सारे प्रोविजन ऐसे लगेंगे जैसे कि वो इंडियन कंपनी हो, मतलब एज इफ कि उसका इनकॉर्पोरेशन कहाँ हुआ हो? इंडिया में हुआ हो। सेक्शन 380 बोलो, क्या क्या सबमिट करते हैं? सेक्शन 380 ने कहा कि सुनो फॉरेन कंपनी, जिस दिन तुमने प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में लगाया वहां से 30 दिन के अंदर FC1 CRC गुरुग्राम को सबमिट करना हो। 3 डॉक्यूमेंट, पहला कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट मतलब MOA हो, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, स्टैट्यूट वगैरह की इंग्लिश ट्रांसलेशन। दूसरा रिगार्डिंग प्लेस ऑफ बिजनेस, तो रिगार्डिंग प्लेस ऑफ बिजनेस में 3 चीजें, फॉरेन में आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस बताइए, पता, इंडिया में बताइए, और क्या पहले भी अर्लियर ओकेजन में भी इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस खोल के बंद उंद किए हैं क्या, इसकी भी जानकारी दीजिए। पर्सनल डिटेल में क्या बताइएगा? डायरेक्टर का, वहां का डीन किस कंपनी में है, उनका सीन वगैरह बताइए। प्लस इंडिया में कौन व्यक्ति है जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है, कौन व्यक्ति जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है वो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। प्लस उनका डिक्लेरेशन कि वो कभी भी कंपनी बनाने को लेके, चलाने को लेके ना तो कन्विक्टेड हुए हैं ना डिबार किए गए हैं। अच्छा, और ये जो आपको क्या कहता है डॉक्यूमेंट्स हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में होने चाहिए। अगर ट्रांसलेशन इंडिया में हुआ है या ट्रांसलेशन फॉरेन में हुआ है, अगर इंडिया में ट्रांसलेशन हुआ है तो आप ऑफ हाई कोर्ट, आप मतलब अटॉर्नी, एडवोकेट, प्लेजर, जो किसी भी हाई कोर्ट में अपीयर हो सकता है, या एफिडेविट उस व्यक्ति के द्वारा जो कॉम्पिटेंट पर्सन हो, जिसको दोनों लैंग्वेज, वहां का लैंग्वेज और यहाँ के लैंग्वेज की जानकारी हो। और अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन आउटसाइड इंडिया हुआ है तो नोटरी पब्लिक या व्यक्ति जिसके कस्टडी में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है
उनके द्वारा ऑथराइज होना चाहिए। तो ये था सेक्शन 380। वहीं पे ये बात लिखी हुई थी कि अगर आपने प्लेस ऑफ बिजनेस बंद किया है तो FC2 इमीडिएटली सबमिट करना पड़ेगा। फिर आ जाइए 381। क्या था 381? अकाउंट्स। अकाउंट्स फैब 3 सबमिट करना था आपको, फैब 3 सबमिट करना था, CFS सबमिट करना था, उसके अलावा 3 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का नाम बताओ। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, रिपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ट्रांसफर ऑफ फंड, ये सब आपको बताना होता था। और आपको जो एनुअल अकाउंट है वो फाइनेंशियल ईयर एंड से 6 मंथ्स के अंदर FC3 सबमिट करना है ROC न्यू दिल्ली को। ये सारी बातें लिखी हुई थी सेक्शन 381 के अंदर। सेक्शन 382 में 3 चीजें 3 जगह डिस्प्ले। क्या था 382? कंपनी का नाम बताओ, कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन बताओ, फैक्ट बताओ कि मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड है। ये तीन हो गए ABC। कहाँ कहाँ? आउटसाइड प्लेस ऑफ बिजनेस। आउटसाइड प्लेस ऑफ बिजनेस में तीनों चीज लगाएंगे क्या? दोनों लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज, लेजिबल कैरेक्टर। और अगर आप ये तीनों चीज ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में लगा रहे हैं तो लगाइए इंग्लिश लैंग्वेज में, और अगर ऑफर डॉक्यूमेंट में लगा रहे हैं तो केवल C लगाना होगा इंग्लिश में, केवल C लगाना होगा इंग्लिश में। फिर आ जाइए सेक्शन 383। बताइए क्या था 383? डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो फॉरेन कंपनी को डिलीवर करना था वो किसको डिलीवर कर दिया जाए तो मान लिया जाएगा कि फॉरेन कंपनी को मिल गया? पर्सन ऑथराइज अंडर सेक्शन 380। कैसे? हैंड डिलीवरी, फिजिकल मोड, इलेक्ट्रॉनिक मोड। 384 क्या था? कुछ सेक्शंस म्यूटाटिस म्यूटांडिस अप्लाई होते हैं, जैसे 71, 77, 287, 34 to 36, उसके अलावा 206 to 229, उसके अलावा 139 to 148 ऑडिटर, ठीक है। और बाकी प्रोस्पेक्टस वाला होगा। ये सब म्यूटाटिस म्यूटांडिस एज इट इज अप्लाई हो जाता है, कुछ चेंजेस के साथ। सेक्शन 92 जैसे एनुअल रिटर्न का और 135 चेंजेस के साथ होते हैं, चेंजेस के साथ होते हैं। और 128 प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखते हैं। ये सब था सेक्शन 384। 385 तो आसान था, फी जो प्रिस्क्राइब है रजिस्ट्रेशन के लिए वो देना पड़ेगा। 386 में 3 डेफिनेशन है, बोलो। सर्टिफाइड मतलब ट्रू कॉपी, और डायरेक्टर मीन्स पर्सन जो इन्वॉल्व है मैनेजमेंट में। और प्लेस ऑफ बिजनेस में क्या इंक्लूड होता है? शेयर ट्रांसफर या शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस। आगे बढ़ेंगे। सेक्शन 387, 388, 389 ये प्रोस्पेक्टस की बात कर रहे हैं कि अगर वो इंडिया में आके और ऑफर करना चाहते हैं सिक्योरिटी तो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ प्रोस्पेक्टस अटैच करना होगा। 3 जगह अटैचमेंट नहीं होगा प्रोस्पेक्टस का। अंडरराइटिंग एग्रीमेंट में एग्जिस्टिंग मेंबर को या यूनिफॉर्म सिक्योरिटी इशू कर रहे हैं तो डेटेड होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, कंसेंट होना चाहिए, कंसेंट रिटन में होना चाहिए, कंसेंट विड्रॉ नहीं होना चाहिए। और उसके साथ और कुछ चीजें लगाते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, प्लेस ऑफ इंस्पेक्शन इन इंडिया, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन। सेक्शन 390 आईडीआर, इंडियन डिपोजिटरी रिसीट। क्या वो होल्डर मेंबर होता है क्या? लेकिन क्या उसको डिविडेंड वोटिंग राइट मिलता है क्या? और जब वो रिसीट को रिडीम करता है, शेयर लेता है तो मेंबर हो जाता है। कुछ कंडीशंस है आईडीआर इशू करने के लिए। पहला, प्री इशू कैपिटल रिजर्व कितना होना चाहिए? कम से कम 50 मिलियन US$। मार्केट कैपिटलाइजेशन एवरेज पिछले 3 सालों में कम से कम 100 मिलियन US$ होना चाहिए। तीसरा, क्या वो होम कंट्री में 3 साल, कम से कम 3 साल तक ट्रेडेड होने चाहिए पिछले 3 साल। कितने साल डिविडेंड बांटना चाहिए? सेबी कंप्लायंस होना चाहिए क्या? और जब इंडिया में आएंगे तो अपने अथॉरिटी से अप्रूवल लेके आएंगे, अपने लॉ का कंप्लायंस करके आएंगे। और जब आईडीआर ओपन करेंगे तो कम से कम कितने दिन पहले सेबी को एप्लीकेशन देंगे? क्या सेबी एडिशनल इंफॉर्मेशन मांग सकता है क्या? कितने दिन में?
और जब मिला उसके कितने दिन के अंदर वो एप्लीकेशन डिस्पोज कर देगा? 30 डेज। ये करने के बाद आप आगे सेक्शन 391 क्या था? 34 to 36 और वाइंडिंग अप वैसे ही लगेंगे जैसे कंपनीज एक्ट में बाकी कंपनियों पे लगते हैं। आगे पनिशमेंट याद हो गया है क्या? बताओ, कंपनी को मिनिमम कितना? 1 लाख, मैक्सिमम कंटिन्यूइंग ऑफेंस, ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट, मिनिमम मैक्सिमम 5 लाख। सेक्शन 393 बोलता है कि अगर कंपनी कॉन्ट्रा फॉरेन कंपनी कॉन्ट्रावेंशन करके बैठी है तो थर्ड पार्टी पे केस कर सकती है कि नहीं? थर्ड पार्टी केस कर सकता है कि नहीं? सेट ऑफ अलाउड है कि नहीं? नहीं है। देखो, कंपनी का फॉल्ट है तो कंपनी का फॉल्ट है तो उसको सजा मिलेगी, मतलब बाहर वाले केस कर सकते हैं, लेकिन कंपनी चूंकि डिफॉल्ट करके बैठी है इसलिए कंपनी थर्ड पार्टी पे केस। और भाई तुम डिफॉल्टर हो इसलिए तुमको कोई सेटअप वगैरह भी अलाउड नहीं है। सेक्शन 393 ये बोले क्या सीजी किसी भी कंपनी को एग्जम्प्ट कर सकती है क्या? प्रोविजन वगैरह कर सकती है। जो कंपनी आईएफएससी में आके हमारे सिक्योरिटी इशू करती है उनको 387 से 392 सेक्शन का एग्जम्पशन दिया हुआ है। ये प्रोस्पेक्टस ये सबसे उनको मुक्त किए हुए हैं, उनको मुक्त किए हुए हैं, क्योंकि भाई उनको ज्यादा लीगल कंप्लायंस, देखो टू मच लीगल कंप्लायंस से उनको बस बचाने की कोशिश किए हैं कि इनको ज्यादा मत परेशान करो, पैसा लेके आ रहे इन्वेस्ट करे, बोलो आईएफएससी में आओ, कंपनी लगाओ, सिक्योरिटी इशू करो, ये एग्जम्पशन लेके जाओ। अभी तक आपने 4 चैप्टर जो पढ़ा उसका मिनिमम वेटेज 20 मार्क्स का है। अभी तक 4 चैप्टर जो आपका हो गया उसका 20 मार्क्स का वेटेज है। डिविडेंड चैप्टर से एक क्वेश्चन कंपलसरी बेसिस पे 5 नंबर, एक क्वेश्चन आपका डिपॉजिट चैप्टर से कंपलसरी बेसिस पे 5 नंबर, एक चैप्टर आपका चार्जेज से होगा एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन फॉरेन कंपनी से। ये ऐसे चैप्टर हैं जो कंपलसरी बेसिस पे पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, जिनको आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं क्योंकि बहुत वेटेज ठीक ठाक है और पढ़ना बहुत ज्यादा नहीं है इन चैप्टर्स को। अब हम उठाएंगे उन 3 बड़े चैप्टर्स को जो बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं और एग्जामिनेशन में कंपलसरी बेसिस पे कवरेज भी अच्छा है, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट्स और ऑडिट। ये 3 चैप्टर, ये 3 चैप्टर करने के बाद हमारा मॉड्यूल 2 कंप्लीट हो गया, मैनेजमेंट से लेके फॉरेन कंपनी तक था वो कंप्लीट हो गया। और पहले मॉड्यूल में 4 जो डिपॉजिट कंप्लीट हो जाएगा। पहले मॉड्यूल में जो 4 चैप्टर बचेंगे उसको सबसे लास्ट में करेंगे हम लोग, सबसे लास्ट में उसको करेंगे क्योंकि उसमें सबसे कम क्वेश्चन पूछते हैं तो उसको सबसे लास्ट में करेंगे, लेकिन करेंगे। और उसके पहले करेंगे अदर लॉ, उसके पहले बीच में इन 3 चैप्टर्स के बाद अदर लॉ करेंगे, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट और जीसीए, फेमा और एलएलपी, ये 4 करेंगे। और सबसे लास्ट में करेंगे वो 3 चैप्टर जिसमें सबसे कम मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, याद करते रहिए मैटर को डिटेल। ये शॉर्ट नोट्स उन्हीं के लिए फायदेमंद है जिनको चैप्टर पढ़ा हुआ है, क्योंकि अगर आपको चैप्टर का ज्ञान नहीं है तो यहाँ सब कुछ ऊपर से पार हो रहा होगा, फिर हो जाएगा पार। 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तीनों का आंसर तुरंत करके दिखलाइए। ये क्वेश्चन आईसीआई ने पूछा है सितंबर अटेम्प्ट में, आप देखिए आपसे बन पा रहा है कि नहीं। 6 मार्क्स के लिए आईसीआई ने सितंबर अटेम्प्ट में ये 3 क्वेश्चन पूछा है, देखिए जल्दी क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है,
एक तो आंसर आज के रेस्पेक्ट में गलत हो जाएगा। आज अगर ये क्वेश्चन पूछता तो क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हुआ है, एक क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, आरओसी न्यू दिल्ली को अब तो सबमिट ही नहीं करते FC1, अब तो FC1 CRC गुरुग्राम को सबमिट करते हैं। तो अगर CRC गुरुग्राम ऑप्शन में नहीं है तो आरओसी न्यू दिल्ली ही होगा, अगर CRC ऑप्शन में है तो CRC होगा। दूसरा क्वेश्चन, 30 दिन के अंदर FC2 सबमिट करना था चेंजेस के, तो जिस दिन ऑल्ट्रेशन हुआ वहां से 30 दिन जोड़ लीजिए। ऑल्ट्रेशन 29 सितंबर को हुआ है, 29 काउंट नहीं हुआ, 30 से सितंबर शुरू होगा, से पूरा सितंबर 1 और 29 अक्टूबर। आप जानते हैं ना, GCA आपने पढ़ा है, जब GCA में हम डेट कैलकुलेट करते हैं तो फ्रॉम से टू, तो जो फर्स्ट डेट होता है स्टार्टिंग डेट वो एक्सक्लूड होता है, लास्ट डेट इंक्लूड होता है ना GCA में। तो वो प्रोविजन बोल रहा है कि तो 29 सितंबर में 29 काउंट नहीं होता है, 30 से काउंट होगा और 29 अक्टूबर तक जाएगा। तो वो एक हो गया, 30 दिन के अंदर FC1 करते हैं सबमिट। ऑल्ट्रेशन हो गया तो उसमें 30 दिन, तो 30 दिन तुमसे कैलकुलेट करवाया है वो क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। और CRC गुरुग्राम नहीं है तो उस समय आरओसी न्यू दिल्ली ही था, और पहला प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जो है वो नहीं होगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नहीं होगा। आसान होता है, फॉरेन कंपनी एक बार अगर आप रीड कर लें और उसके क्वेश्चंस देख लें तो फॉरेन कंपनी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 4 चैप्टर थे, छोटे छोटे कंप्लीट हो गए। मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट्स और ऑडिट बड़े बड़े चैप्टर माने जाते हैं, बड़े चैप्टर माने क्या जाते हैं ही। अब अगर सेक्शन 88 to 122 देखें, 35 सेक्शन का चैप्टर है, 35 सेक्शन का चैप्टर है। उसका डिटेल्ड नोट्स भी हम सामने रखेंगे, डिटेल्ड नोट्स सामने रखेंगे। अमेंडमेंट 5 सेक्शंस में आ गए हैं मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के। तुमने अमेंडमेंट पढ़ा है, मैंने तुमको पढ़ाया है अमेंडमेंट, लेकिन यही अमेंडमेंट है उसको हाईलाइट करवाएंगे, ठीक है, यही अमेंडमेंट है उसको हाईलाइट कराएंगे। तुम जब पढ़ रहे थे सेक्शन 89 क्या था, बेनिफिशियल ओनर का, जिस दिन रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को भी बताना होता है कि वो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर है सेक्शन 89 में, कंपनी को, BO को भी बताना होता है, और ये बात कंपनी आरओसी को बताती है। सारी फाइलिंग 30 दिन के अंदर होती है। MGT 6 कौन सबमिट करेगा ये ऐड किया है उसने, कि MGT पहले ये नहीं था, कि ये था कि कंपनी को सबमिट करना है आरओसी को MGT 6, लेकिन किसको करना भी उसने नाम बताया। कंपनी सेक्रेटरी है तो वो करेगा, वो नहीं है तो दूसरे के MP करेंगे, ये लोग नहीं है तो डायरेक्टर करेगा। और जब तक कि कोई ऑथराइज ना किया जाए तब तक कंपनी सेक्रेटरी, मैनेजर, MD और सारे डायरेक्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। और इन डेजिग्नेटेड में अगर कोई चेंज हुआ तो GNL 2 सबमिट करते हैं आरओसी को, ये अमेंडमेंट है। सेक्शन 88 जब मैंने तुमको पढ़ाया वहां मैंने तुमको अमेंडमेंट लिखवाया है कि अगर मान लो एक माइनर मेरी कंपनी का शेयर खरीदता है तो रजिस्टर ऑफ मेंबर में माइनर का नाम लिखते हैं, गार्जियन का भी नाम लिखेंगे जब शेयर फुल्ली पेड हो, और ऑल्सो वर्ड, मतलब पहले क्या था कि गार्जियन का नाम आप लिख दीजिएगा तो हो जाता था, अभी माइनर का भी लिखिए, गार्जियन का भी लिखिए, ये अमेंडमेंट है सेक्शन 88 में। सेक्शन 89 हो गया तुम्हारा जो मैंने बोला कि बेनिफिशियल किसको डेलीगेशन किया गया। सेक्शन 90 में तुमको मैंने पढ़ाते समय पढ़ा दिया है, बेन 1 2 3 4 अगर तुमको याद हो तो यही अमेंडमेंट है, वो तुम पढ़े हुए हो। सेक्शन 103 में एक अमेंडमेंट है कोरम में, तुमको आता है, तुमको बस पता नहीं है कि इसको कोरम बोलते हैं, सुनना। तुमने पढ़ा है सेक्शन 103 में कि मिनिमम नंबर कितने मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए तो मीटिंग जो होगी वो वैलिडेट होगी, उसको बोलते हैं कोरम। जैसे अप टू, अगर कंपनी आपकी पब्लिक कंपनी है तो अप टू 5000 मेंबर, 1000 मेंबर हो तो 5 कोरम चाहिए पर्सनली प्रेजेंट। अप टू 1000 से ज्यादा 5000 तक है तो 15, और 5000 से ज्यादा है तो 30, 5 15 30, ऐसे याद किया। तो तुमने पब्लिक कंपनी के केस में कोरम, और प्राइवेट कंपनी के केस में 2 और आर्टिकल जो बोले उसके अनुसार कोरम था। वहां बोल रहे कि मान लो एक है मिस्टर रमेश, 5 कंपनियां हैं, 5 बॉडी कॉर्पोरेट, जिन सब ने अपना नॉमिनी किसी मिस्टर रमेश को अपॉइंट किया, तो मिस्टर रमेश इज इक्वल टू 5 मेंबर मानते थे हम लोग, क्योंकि ये जितने के रिप्रेजेंटेटिव उतना मेंबर कंसिडर करते थे। लेकिन मान लो रमेश अकेले आ गया मीटिंग में, तो क्या कोरम मान ले? एक और मेंबर तो पर्सनली आना होगा, यही अमेंडमेंट है कि 5 बॉडी कॉर्पोरेट इज इक्वल टू 5 मेंबर। लेकिन अगर वो मीटिंग में आएगा तो कोरम होने के लिए एक मेंबर को और पर्सनली प्रेजेंट होना होगा।
और सेक्शन 120 में पहले मैंडेटरी था कि जो लिस्टेड कंपनियां हैं या ऐसी कंपनियां जहां मिनिमम 1000 मेंबर डिवेंचर होल्डर थे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपना रिकॉर्ड रजिस्टर मेंटेन करेंगे, वहां से मैंडेटरी वर्ड को हटा दिया, वहां में कर दिया, वो रहा ऑप्शनल, मतलब अभी ये भी चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक नहीं तो फिजिकल फॉर्म में। तो ये 5 अमेंडमेंट हुए हैं, आपको पता है वैसा नहीं है, लेकिन अगर ये एमसीक्यू के लिए वो चाहे तो इनको बना सकता है, क्वेश्चन में आपका सुना पढ़ा देखा होना चाहिए, तो जिसके कारण वो आपको आसान हो जाए वहां पे। तो मैनेजमेंट अगले क्लास में, एक क्लास में पॉसिबल शायद ना हो मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन करना, तो 2 क्लास लग सकता है, क्योंकि मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में 35 सेक्शन है, अब बोलना तो मुझे पूरा सेक्शन पढ़ता है, तो हो सकता है कि 2 क्लास लग जाए मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का, पर अच्छे से होना चाहिए। 10-12 नंबर का क्वेश्चन श्योर शॉर्ट है मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। चलो अगले क्लास में मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे।